Hello everybody and welcome to Raj Malhotra's IES. So guys, if you have been reading newspapers regularly, you would have noticed कि कुछ समय में पिछले लगभग एक महीने में मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आसपास रिवॉल्विंग बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स देखने को मिले हैं एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस दैट हैव बीन रिपोर्टेड. वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र. अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ शिवसेना इज बीइंग टेकन इनटू कस्टडी. ऑलरेडी एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की इंटेरोगेशंस चल रही हैं, राहुल गांधी जी को भी इसके दायरे में लेकर आया गया है. तो इवन अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स दी हैं पीएमएलए और ईडी को माइंड में रखते हुए. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रॉब्लम इज, हाउ दिस इंपैक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इस पूरे चीज़ के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिलेशन टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड पीएमएलए एक्ट. सो मेक श्योर दैट यू watch this video till the end and if you like what you look at, please let us know in the comment box. So guys, सबसे पहले शुरू करते हैं with the very basic information. And with the basic information, we will try to first cater to the most important and the most easiest or the most thought after questions in mind. What is money laundering? Number one. And why is money laundering done? Number two. तो अगर बात करें कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इन वेरी सिंपल टर्म्स इट इज़ अ प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू अगर कोई अपने इलीगल पैसे को लीगल पैसे में कन्वर्ट करना चाहे तो वो कर सकता है. सो इट इज़ अ प्रोसेस जहां पर हम सबसे पहले एक इलीगल मनी को जनरेट करते हैं, जिसको ज़्यादातर हम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय द टर्म कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफेंस. तो एक प्रेडिकेट ऑफेंस अगर होता है, इट कैन बी एनी इलीगल एक्टिविटी सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो सकती है. ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पैसा जनरेट होता है एंड सिंस ऑल ऑफ दीज आर इलीगल एक्टिविटीज़, तो इससे जो पैसा जनरेट होता है दैट इज़ ऑल्सो इलीगल एंड दैट इलीगल मनी कैन नॉट बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स बिकॉज द गवर्नमेंट विल ऑलवेज आस्क फॉर अ सोर्स एंड इस केस में सिंस द एक्टिविटी इज इलीगल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू टेल द सोर्स एंड दिस इज वाई दिस इलीगल मनी इफ समबडी वांट्स टू स्पेंड फ्रीली इन दिस इकोनॉमी, वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस का सहारा लेते हैं जिसको मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दिस इलीगल मनी इज देन कन्वर्टेड इनटू लीगल मनी. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बेसिकली आप डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हो एंड इसके रीजंस क्या हैं करने के. इट कैन बी नंबर वन टू हाइड द सोर्स ऑफ द इनकम बिकॉज आपके केस में जो हमने अभी समझा, जिस एग्जाम्पल से हमने समझा, दैट सोर्स 99.9% ऑफ द केसेस इलीगल. नंबर वन. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन वाई पीपल डू मनी लॉन्ड्रिंग और वाई क्रिमिनल्स यूज दिस एक्टिविटी इज यहाँ से टैक्स इवेजन भी करना आसान हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ पैसा जनरेट किया, आप टैक्स इवेड करना चाहते हैं, तो उस टैक्स को इवेड करने के लिए आप पैसे को अलग अलग चैनल्स के थ्रू रूट कर सकते हैं सो दैट योर इनकम इज नॉट शोन एज बिग एज इट इज एक्चुअली. सो मनी लॉन्ड्रिंग को हमने पीएमएलए एक्ट के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है and it is defined under the section 3 of PMLA Act which we will talk about very soon. So I hope with this basic understanding हम अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां we understand what is money laundering number one and why people are taking help of this activity, right? So these two things are clear. Now how is this actually done? What is the process of money laundering? And this is where we will talk about these three basically steps which are number one placement, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, लेट मी कम टू दिस पॉइंट नाउ. प्रोसेस बहुत ही इंट्रिकेट है, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा समझदारी से कैरी आउट किया जाता है. बेसिकली देयर आर थ्री स्टेप्स एज आई टोल्ड यू, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन. बट इन तीनों प्रोसेस से पहले हमेशा एक प्रेडिकेट ऑफेंस होगा, राइट? लाइक हमने एग्जाम्पल लिया था ड्रग ट्रैफिकिंग का, आर्म्स ट्रैफिकिंग का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. एनी ऑफ दिस कैन बी अ प्रेडिकेट ऑफेंस. नाउ सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम क्यों बोलते हैं, वाई डू वी ऑलवेज मेक दिस स्टेटमेंट दैट मनी लॉन्ड्रिंग समहाउ इंपैक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. गाइज द रीजन इज कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डन बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्योंकि इनको कैरी आउट करते हैं, ये बहुत जल्दी से शेप ले लेती हैं ऑर्गेनाइज क्राइम का एंड अ लॉट ऑफ मनी is being generated out of these organized crimes and end of the day
what we have looked at is कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम से जो इलीगल पैसा जनरेट होता है, दिस मनी इज समवेयर यूज्ड टू फंड द इलीगल एक्टिविटीज इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई एंटी नेशनल मूवमेंट को चलाना है तो वहां से जो पैसा जनरेट होना है वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू पुश और इफ वी वांट टू सपोर्ट टेररिज्म, अगर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना है तो पैसा किसी इलीगल एक्टिविटी से जनरेट किया जाएगा। अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर ने अपने किसी एजेंडा को प्रमोट करना है तो उसके लिए पैसा जो रिक्वायर्ड होगा वो किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी से आया होगा। एंड दिस इज वाई मनी लॉन्ड्रिंग समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग को हम नहीं रोक पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे देश में इजी मनी फ्लो ऑफ इलीगल एक्टिविटीज विल बी देयर, एंड जिस इलीगल एक्टिविटी से जो पैसा आएगा इट विल बी यूज्ड टू फंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इट विल बी यूज टू फंड दी एंटी नेशनल प्रोपागेंडास। इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को हम यूजुअली एक इलीगल एक्टिविटी मानते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक प्रॉब्लम की तरह इसको समझते हैं। एंड दिस इज वाई इन जीएस पेपर 3 मेंस इंटरनल सिक्योरिटी कंपोनेंट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग इज वन ऑफ द पॉइंट्स विच इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी और एनी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप एंड द मोस्ट रिस्कियस स्टेप इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वाला जो स्टेप है ये सबसे पहला स्टेप होता है जहां पर आप सबसे पहले इलीगल मनी को लीगल सिस्टम के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। नाउ आई विल नॉट बी गेटिंग इनटू डिफरेंट वेज हाउ कैन यू डू दिस, देयर आर मेनी वेज। एक कॉन्सेप्ट होता है स्मर्फिंग का, जिसमें यू कैन ब्रेक अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एंड देर आर सेवरल अदर मेथड्स ऑल्सो। बट सबसे पहले कोशिश करी जाती है कि पैसे को लीगल सिस्टम में डाला जाए, प्लेस किया जाए, एंड उसके बाद हम सेकंड स्टेप के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर पैसे को लेयर किया जाता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट एजेंसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया जाता है, एंड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ट्रांसफर्स आर मेड। यहां पर इतनी कंफ्यूजन, इतना वेब क्रिएट कर दिया जाता है दैट द एक्चुअल सोर्स ऑफ द इनकम इज नॉट नोन एट एंड ऑफ इट। तो लेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करी जाती है, एंड वंस दैट कंफ्यूजन इज एस्टैब्लिश्ड, फिर हम थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर दैट मनी, नाउ सिंस ऑल दी एजेंसीज आर कंफ्यूज्ड, नोबडी नोज वेयर दैट मनी हैज कम फ्रॉम, वो पैसा फिर एंड ऑफ द डे इंटीग्रेट किया जाता है वापस से उसी लेजिटिमेट इकोनॉमी में। दिस इज अ बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी पैसे को, या अगर आपने टैक्स इवेजन करनी है, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर आपका एक कार वॉशिंग बिजनेस है, आपके कार वॉशिंग बिजनेस की जो मैक्सिमम आप बोल सकते हैं मतलब आपका मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, जितनी आप डेली कार वॉश कर सकते हैं, दैट इज समवेयर क्लोज टू 50, बट आपके पास जो एक्चुअल में कस्टमर्स आ रहे हैं दे आर ओनली 10, राइट, बट आपकी कैपेसिटी क्या है मैक्सिमम 50 की। बट नाउ अगर आपने पैसे को या तो इवेड करना है या उसको इलीगल से लीगल में कन्वर्ट करना है, आपकी कैपेसिटी 50 है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शो द गवर्नमेंट दैट यू आर रनिंग ऑन फुल कैपेसिटी, एंड आप 10 कस्टमर्स को एक्चुअल में डील कर रहे हैं, जो 40 बचे हुए कस्टमर्स हैं उनको आप बोगस शो करके, दैट मनी कैन बी रूटेड थ्रू अ channel which makes that money legal, and then that money can be deposited into a bank account। तो इस प्रोसेस को ही हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 स्टेप्स के अंदर, राइट, एंड दिस इज व्हाट द प्रोसीजर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड अगर ये चीज़ बहुत रेगुलरली हो पाएगी तो उससे क्या होगा, आपके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फंडिंग्स दिखेंगी जो नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए की जाएंगी, आपको इलीगल एक्टिविटीज़ में इंक्रीज देखने को मिलेगा, एंड इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आपकी कंट्री के ऊपर। इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हम सिंपली समझते हैं 3 ब्रैकेट्स में, लेट अस ब्रेक इट डाउन। इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, लीगल इंपैक्ट क्या होगा और सोशल इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करें, सिंस आप पैसे को रूट कर रहे हैं, द मनी दैट यू वांटेड और यू शुड हैव पेड एज टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नॉट मोर देयर, गवर्नमेंट के पास वो एक रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रेट अवे लॉस ऑफ रेवेन्यू भी है, और स्ट्रेट अवे दिस इज एन एक्टिविटी विच इज प्रमोटिंग टैक्स इवेजन। तो यहाँ पर एक क्लियर इकोनॉमिक लॉस आपके पूरे कंट्री को हो रहा है। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट, इफ यू आर एबल टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज, राइट, तो कहीं ना कहीं अगर ये ईजी है करना
तो बहुत सारे लोगों को एक बूस्ट मिलेगा कि वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन सच इलीगल एक्टिविटी सिंस द मनी इज वेरी ईजी एंड सिंस द प्रोसेस एनेबल्स इट टू एंजॉय दैट मनी ऑल्सो। तो यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट होगा कि बूस्ट करेगा इलीगल एक्टिविटीज को एंड इट विल ऑल्सो अंडरमाइन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। अगर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मोर एंड मोर पीपल विल बी वर्किंग ऑन दिस एंड सिंस अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो नेक्सस क्रिएट होंगे एंड लॉ एंड ऑर्डर अंडरमाइन हो सकता है आपके कंट्री में। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर impacts will be on the society। सोशल इंपैक्ट क्या होगा? अगर ज़्यादातर आप देख रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई तो क्या होगा आपकी सोसाइटी में? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड यहाँ पर ज़्यादा फियर क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, पोलराइजेशन हो सकती है सोसाइटी के अंदर, मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू दैट। एंड इसके अलावा जैसा ये बिहेवियर हमें दिखेगा, ज़्यादातर लोग अगर ये बिहेवियर शो करेंगे, इट विल ऑल्सो प्रमोट समवॉट, इट विल डिक्लाइन द लॉ अबाइडेंस इन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो लोग लॉ को कुछ समझेंगे ही नहीं, राइट? पुलिसिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। सो दिस इज एन एक्टिविटी विच कैन एक्चुअली break the entire nation as well and this is why this is always there in news and पिछले कुछ टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। Now if you want me to answer कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, let us try to quantify that problem। अगर मैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बात करूँ, how big is the problem of money laundering? Now there are many reports which claim some point, but हम बात करेंगे IMF के कुछ नंबर्स के ऊपर एंड IMF ने कुछ टाइम पहले शो किया था कि एस्टिमेट किया था, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट दे गेव अस अ ब्रैकेट जहां पर उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 2% to 5% of the global GDP is the amount of the money which is laundered every year in the world. Now this is a huge number, but we are talking about the entire planet at this point. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम पहले कुछ आर्टिकल्स आए थे जहां पर कुछ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए गए थे अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स। सो आई हैव taken that screenshot and I am putting it here. According to some estimate, it says every year the money laundered out of India is more than somewhere close to 15,55,000 crores. Now, why I am sharing this information? Just to make you guys understand how big is this problem for the country. कितना बड़ा ये problem है, इस प्रॉब्लम को बचाना, इस प्रॉब्लम से बचना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट डू वी हैव, व्हाट आर वी डूइंग एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन टू कंट्रोल दिस मेनेस। सो वी हैव एन एक्ट विच इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि इनैक्ट किया गया था इन 2002, इनैक्ट किया गया 2002 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन 2005 एंड उस एक्ट के तहत एक इंस्टीट्यूशन को पावर्स दी गई हैं एंड दैट इंस्टीट्यूशन, दैट बॉडी इज कॉल्ड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नाउ अगर मैं पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को रजिस्टर किया है इन आवर कंट्री, विच टेल्स अस के पिछले 10 सालों में ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है हमारे कंट्री में। इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, पिछले 10 साल के अंदर लगभग अगर मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेसिफिकली बात करें, वी हैव रजिस्टर्ड मोर देन 1100 केसेस, राइट, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन केसेस की बात करूं, द अमाउंट इज समवेयर क्लोज टू 5300, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस वाज अ डेटा विच वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। तो बहुत ही क्रेडिबल नंबर्स हैं एंड द नंबर्स आर ह्यूज विच समवेयर आर शोइंग कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। नाउ प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, बट व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली? हमारे पास मैकेनिज्म्स क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो गवर्न करता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो गवर्न करता है, वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। नाउ ये एक्ट, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, इट वॉज एनैक्टेड इन द ईयर 2002 बट इट केम इनटू फोर्स इन 2005 1st of July। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में 17-18 साल हो चुके हैं इस एक्ट को इनैक्ट हुए एंड इस एक्ट के अब तक हुए काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, वेरी क्लियरली इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहली बात तो उसको होने ही नहीं देना, अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। सेकेंड इज, इफ वी आर फाइंडिंग दैट पीपल आर इंडल्जिंग इनटू दिस एक्टिविटी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स या उनका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो भी उन्होंने अर्न किया है उसको कॉन्फिस्केट करना है, सीज करना है, सो दैट
अगर कोई इंजॉय भी कर रहा है तो उसको रोक लगाई जाए. मोर एंड मोर पीपल आर डिस्करेज्ड टू कैरी आउट सच एक्टिविटीज. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू प्रपोज पनिशमेंट फॉर दिस इलीगल एक्टिविटी. इफ somebody is taking part, if somebody is knowingly or unknowingly a part of this nexus, तो उनको पनिश करने के लिए कुछ हमें मतलब डायरेक्टिव्स दिए जाएं. तो ऑल ऑफ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एज फार एज मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न्ड. एंड मनी लॉन्ड्रिंग को जैसा हमने पहले बात करी थी, वी हैव डिफाइंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो अंडर पीएमएलए एक्ट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए. उसी तरह से सेक्शन 48 एंड 49 के अंदर, पीएमएलए एक्ट के अंदर, हमने सेक्शन 48 एंड 49 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक प्रीमियर एजेंसी की तरह यहां पर दिखाया है. एंड सारी पावर्स एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी गई हैं. एंड they have been given power to arrest, attach, seize या फिर किसी तरह की और अगर कोई भी कार्रवाई करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सारी की सारी पावर जो हैं वो किसको दी गई हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को. एंड विच मेक्स दिस बॉडी अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग. अब ये जो एक बॉडी है, इट इज डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर इन्वेस्टिगेशन. इट हैज बीन गिवन पावर टू सर्च, अरेस्ट, अटैच एंड सीज. राइट. अब जो ये पीएमएलए एक्ट है 2002 का, इसके बाद जब ये इनैक्ट हुआ 2005 में, 2-3 बार लगभग बीच में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं. राइट. फॉर एग्जांपल 2012 में देयर वर सम अमेंडमेंट्स व्हिच वर मेड. बट इफ आई टॉक अबाउट the most important amendments, most of these important amendments came in the year 2019. क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर. 2019 में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इस एक्ट के अंदर की गई. What are those important amendments? Let us try to understand. For example, the first point says कि proceeds of crime को भी बेसिकली इंक्लूड किया गया कि अगर कोई पैसा एग्जैक्टली कैश ना भी हो, अगर किसी ने किसी पैसे से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कोई एसेट परचेज कर लिया, क्या वो एसेट भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा? इन 2019 दे हैव बीन मेड अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज वेल. सो मतलब today if somebody is caught, whatever property he has derived out of money laundering, that property will also be attached, those assets will also be attached. Number 1. Number 2, जितने लंबे समय तक आप उन proceeds of crime को enjoy कर रहे थे, उस समय से जब आपने वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को इन्वेस्ट किया, अटैच किया, या अगर आपने कोई एसेट आज बनाया, अगले 10 साल तक आप उसे एंजॉय कर रहे थे और 10 साल बाद आप पकड़े गए, तो आपकी जो एक ऑफेंस की टाइमलाइन होगी, इट विल बी ऑल दोज 10 years during all that time when you were enjoying those proceeds of crime. Number 2, it has been made a continuous offense. Number 3, the powers of ED, Enforcement Directorate, have been increased. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई जिनकी मदद से इनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इनको हेल्प हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर इनको कभी भी लगता है दैट समबडी इज इंडल्जिंग इनटू मनी लॉन्ड्रिंग, दे हैव द पावर टू सर्च, दे हैव द पावर टू अरेस्ट, दे हैव द पावर टू अटैच एंड दे हैव द पावर टू सीज व्हाट ऑल और वॉट एवर द एसेट्स आर. तो इन सब में एक प्रॉपर पावर दी गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसकी वजह से हम जो ये आगे रिसेंट हुआ केस है इसके बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे. तो बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई ईडी को. दिस इज पॉइंट नंबर 3. एंड पॉइंट नंबर 4 इज दैट देयर वर स्पेशल कोर्ट्स विच वर मेड. नाउ स्पेशल कोर्ट्स के 2 कारण थे. पहला कारण के बहुत सारे केसेस दिख रहे थे, तो वी वांटेड अ सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन फॉर ऑल दीज इंसिडेंट्स. उन केसेस में हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाए. दूसरा, इन अ लॉट ऑफ केसेस वी वर एबल टू फाइंड दैट हमने कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया जो एक्चुअल में एक्यूज्ड या जो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे. राइट. इन दोज केसेस इन कोर्ट्स का काम ये भी है कि अगर कोई रॉन्गफुली उस दायरे में आ चुका है, ईडी ने उनको गलत तरीके से पकड़ लिया, या अगर वो आज की डेट में नहीं पकड़े या उनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो उन केसेस में दी स्पेशल कोर्ट्स विल ऑल्सो हेल्प टू रीस्टोर देयर प्रोसीड्स, या जो भी उनके एसेट्स हैं या जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको रीस्टोर करने का भी काम ये स्पेशल कोर्ट्स करेंगे. नाउ व्हाई अगेन वी आर लुकिंग एट ईडी इन न्यूज़. अब जैसा हमने बात करी कि ये जो 2019 के अमेंडमेंट्स हैं ये एम्पावर करते हैं ईडी को. राइट. प्रॉब्लम इन पावर से ही उठ के आई है. If you talk about what has happened recently, why are we looking at this news once again, is because recently over 240
petitions were filed against the amendments. तो 2019 की amendments थी जिससे ईडी को ज़्यादा पावर्स मिली हैं. 2019 की amendments के अगेंस्ट 240 petitions रिसीव करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनके अंदर क्लेम किया गया है कि ईडी की ये इंक्रीज्ड पावर्स की वजह से दे आर वायलेटिंग द पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ये लोग वायलेट कर रहे हैं. एंड ये जो पिटिशंस हैं ये कहाँ से देखने को मिली हैं हमें? अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट नेम्स ऑल्सो कैन बी सीन. फॉर एग्जाम्पल महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख, कार्ति चिदम्बरम एंड हम रिसेंट जो इशू देख रहे हैं सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी का, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी इन पिटिशंस का पार्ट थे. अब इसकी वजह से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो रिसेंटली जो एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से वापस से मनी लॉन्ड्रिंग, वापस से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंपॉर्टेंट हो गया. एंड क्या हुआ है इस रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपहोल्ड कर दी हैं ईडी की पावर्स एंड दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि ये पावर्स जो हैं, वी आर अगेन सेइंग दैट दीज पावर्स विल रेस्ट विद द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. और इनके पास ये पूरी पावर है कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेट, ये प्रॉपर तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं. इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रॉब्लम एंड इन आवर कंट्री वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये वापस से न्यूज़ में हमें दिखा है. बट नाउ इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं ईडी के ऊपर, ये जो पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट जाने की बात करी गई है, जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की बात करी गई है, किस एक्सटेंट तक ये सच है? नाउ सुप्रीम कोर्ट ने सारी एलिगेशंस को एग्जामिन किया, बट व्हाट आर दीज एलिगेशंस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ रीजंस के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला रीजन जो है वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ना जिस तरह से पुलिस में हम एफआईआर रिपोर्ट देखते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखते हैं, उसी तरह से ईडी को पावर दी गई है कि एफआईआर जैसी एक ईसीआईआर रिपोर्ट फाइल करी जाएगी जब भी किसी को कस्टडी में लेना होगा या जब भी किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, ECIR स्टैंड्स फॉर इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. नाउ दिस इज द रिपोर्ट जिसके अंदर सारी एलिगेशंस मेंशन्ड होती हैं, जिसके अंदर एक्यूज्ड के खिलाफ जो भी धाराएं हैं उनके बारे में डिटेल मेंशन्ड होती है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट these reports are not shared with the accused. This is the biggest issue. तो ऐसा हो सकता है कि कल को आप भी ईडी के दायरे में आ जाओ, आपके अगेंस्ट भी एक ECIR रिपोर्ट फाइल की जाए, बट आपको पता भी नहीं होगा कि ECIR रिपोर्ट में कंटेंट्स क्या हैं, आपके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या हैं. अगर आप एक्यूज हो तो आपकी गलती क्या है आपको ये भी नहीं मालूम होगा, विच इज समवेयर अ डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स. तो यहाँ पर एक ये मुद्दा सबसे बड़ा आ गया है कि ECIR के कंटेंट्स भी एक्यूज के साथ शेयर नहीं किए जाते. तो FIR में तो जिस तरह से धाराओं को बहुत क्लियरली बताया जाता है, इन दिस केस ECIR डज नॉट रियली शेयर दी प्रॉब्लम्स with the accused, which is a big problem. Point number 2, PMLA does not distinguish between accused and a witness. So for example, अगर एक accused है, उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई गवाही देनी है तो उसकी गवाही में से ही अगर उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है तो वो भी कहीं ना कहीं फियरफुल रहता है. तो PMLA एज सच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता एक एक्यूज में और एक विटनेस में, विच इज़ अ प्रॉब्लम जो कल को एक अगेन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो सकती है. इसके अलावा इन द रिसेंट पास्ट इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस हमने पिछले 10 साल में देखे, बट इफ यू लुक एट ऑल दोज केसेस यू विल फाइंड आउट अ पैटर्न एंड द पैटर्न इज दैट मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड. तो आज की डेट में इफ वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन वेयर ईडी इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग members of a particular political party, then कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये कुछ ना कुछ सेंटर का कंट्रोल यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है एंड कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी लगता है. नाउ ऑल ऑफ दीज आर द इशूज. सो इससे हमें समझ में तो ये आया है कि यस, ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि PMLA की एज सच कोई गड़बड़ नहीं है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स, बट इफ वी कंपेयर दैट प्रॉब्लम विद मनी लॉन्ड्रिंग, यस, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. सो यस, डेफिनेटली देयर आर सम चेंजेस रिक्वायर्ड, देयर आर सम deliberation required on how we can make this more effective. Definitely that is a requirement, because problem सिर्फ ये नहीं है कि ये सारे problems हैं. Problem is that even if we are looking at money laundering as a big problem, अगर पिछले 17 साल में PMLA एक्ट के तहत जो केसेस हैं उनको स्टडी किया जाए, we can look at a very
different figure which will not be very convincing for a lot of us. For example, पिछले 17 साल में जितने भी केसेस आज तक रजिस्टर करे गए हैं, फाइनली आफ्टर ऑल द इन्वेस्टिगेशन हैपन्स, जो फाइनल वर्डिक्ट स्पेशल कोर्ट दे रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को ही आज तक कॉन्विक्ट किया गया है. सो अ टोटल ऑफ 25 पीपल हैव बीन कॉन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, विच इज अ वेरी 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 स्मॉल परसेंटेज. एंड वाइल 400 अरेस्ट्स हैव बीन मेड. सो हालांकि अरेस्ट तो 400 हुए हैं, बट एक्चुअल में कॉन्विक्टेड ओनली 25, विच टेल्स अस कि शायद हमारे पास उस लेवल पे एविडेंस कलेक्ट नहीं हो रहा, उस लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को एक्चुअल क्लोजर तक पहुंचाया जा सके. So this is what I wanted to discuss with the help of this video. Yes, there are a lot of problems, but yes, there are solutions always available. हमें सिर्फ थोड़ा सा कुछ deliberate करना होगा. There can be some important steps which can be taken. So with respect to money laundering, I hope you were able to learn a lot of things with the help of this video. For more such videos, please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much. Take care and God bless you.